मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज हम ज्योतिष का एक ऐसा विषय उठा रहे हैं कि जो बहुत लोगों से संबंधित हो सकता है। तो आपने नोटिस किया होगा कि इस संसार में लगभग 7 अरब लोग हैं। सबकी आवाज़ एक जैसी नहीं है, अलग अलग है। सबका रूप रंग अलग अलग है। सबका हैंड राइटिंग अलग अलग है। कोई भी चीज़ मिलता नहीं है। तो ये विविधता का मित्रों कारण क्या है? तो विविधता का जो कारण है वो ये है कि अगर आप इसको गहराई से सोचेंगे तो हर आदमी का ग्रहों, नक्षत्रों और राशियों का अलग अलग कॉम्बिनेशन है। तो मित्रों, हम जब कुंडली देखते हैं तो उसमें क्या है? नक्षत्र हैं। 27 नक्षत्र हैं, 12 राशियां हैं और 9 ग्रह हैं। तो 7 तो जो हैं वो फिजिकल ग्रह हम मानते हैं, जो हम कुंडली देखते हैं। हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अरुण, वरुण, यम यानी कि यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो को कंसीडर नहीं करते। पाश्चात्य ज्योतिषी उनको कंसीडर करते हैं, लेकिन हमारा जो वैदिक ज्योतिष है वो उनसे अधिक उन्नत है। तो हमें उस चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। और हम 2 छाया ग्रहों राहु और केतु का भी अध्ययन करते हैं। तो इस तरीके से हम नक्षत्र, राशि और ग्रह, इन सब का एक कॉम्बिनेशन हर व्यक्ति की कुंडली में बनता है, जिससे उसका स्वभाव और उसका भाग्य, उसका वो पूर्व जन्म से क्या लेके आएगा, उसे कैसे माँ बाप मिलेंगे, कैसी परिस्थिति में वो उत्पन्न होगा, वो सारी चीज़ें उससे डिसाइड होती हैं। तो मित्रों, परमपिता परमेश्वर ने जब सृष्टि बनाई तो उन्होंने एक सिस्टम बना दिया कि पूर्व जन्मों के आधार पर मनुष्य को जैसा सुख दुख भोगना होता है वो उसी परिस्थिति में, उसी ग्रह नक्षत्रों के उसी तरह के कॉम्बिनेशन में उसका जन्म होता है। तो एक वो सिस्टम काम कर रहा है। इसके अलावा समय के और परिस्थितियों के साथ भी समाज में कभी कोई चीज़ अच्छी मान ली जाती है, कभी कोई चीज़ बुरी मान ली जाती है। तो वो भी, उसका भी हम देख लेते हैं। वही चीज़ जो पहले अच्छी थी आज अच्छी नहीं है। तो हमें ग्रहों, नक्षत्रों का जो फलित है उसके हिसाब से भी एडजस्ट करना होता है। तो कुछ चीज़ें जो है नहीं परिवर्तित होती हैं, कुछ चीज़ें परिवर्तित भी हो जाती हैं। उदाहरण के तौर पे प्राचीन काल में इंडिया ही सबसे विकसित कंट्री या देश रहा होगा, तो उस समय विदेश जाने को अच्छा नहीं मानते होंगे। तो विदेश यात्रा को अच्छा नहीं माना गया है। परंतु आज के युग में वो ऐसा है नहीं। आज के युग में तो बहुत से लोग विदेशों में जाके बहुत सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और इसके बाद अगर आप देखिए तो पहले ज़माने में मेहनत करने वाले, जो हार्ड वर्क करने वाले लोग थे, तो उनको बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। जो आराम से बैठ के खाना, वो अच्छा माना जाता था। आराम से बैठे रहो, सब नौकर चाकर लगे हुए हों, कोई काम आपको ना करना पड़े, तो उसको बड़ा अच्छा माना जाता था। तो अब वो भी चीज़ें बदल गई हैं। नए नए रोजगार वगैरह जुड़ते चले जा रहे हैं जो पहले ज़माने में नहीं थे। तो उनके लिए भी जो ग्रह, कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं, उनका भी हमें देखना पड़ता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र जो है वो हर समय बदलता रहता है। और एक बहुत बड़ा जो मामला है वो उच्च और नीच के ग्रहों का भी है। तो मित्रों, उच्च और नीच के ग्रहों को भी हम समझेंगे। और हमेशा न उच्च के ग्रह बहुत अच्छे होते हैं, न नीच के ग्रह हमेशा खराब होते हैं। कभी कभी नीच के ग्रह भी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, और कभी कभी उच्च होने के बाद भी ग्रह अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। मैंने ऐसी कुंडलियाँ भी देखी हैं कि जिनमें 2-3 ग्रह नीच के होने के बावजूद भी जातक को जीवन में बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। और कुछ ऐसी भी कुंडलियाँ देखी हैं जिसमें 2-2, 3-3 ग्रह उच्च के होने के बाद भी
जातक को अच्छे रिजल्ट नहीं मिले। तो इन सब बातों पे हम आज के इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। तो मित्रों, हम चर्चा शुरू करते हैं। तो आप एक बारी को मान लीजिए कि ये पूरा आकाश एक प्लेन पेपर की तरह से है। आप सारे ग्रहों को, नक्षत्रों को, सबको हटा दीजिए और फिर मैं बताऊंगा कि कैसे ग्रह, नक्षत्र और राशियां हमें हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं, हमारी कुंडली में प्रभाव डालते हैं। तो सबसे पहले ये आकाश है। आकाश में हमारे विद्वान मनीषियों ने पूरे आकाश को 12 भागों में विभाजित किया, और ये जो विभाजन उन्होंने किया है वो राशियों के आधार पर किया है। तो मित्रों, ये जो राशियां और नक्षत्र हैं, ये क्या हैं? ये तारों का एक समूह है। ये बहुत से जो तारे हैं वो मिलकर जो उनका एक कंबाइंड प्रभाव मनीषियों ने अध्ययन किया, उसके हिसाब से उनकी राशियां बनाई। और वो जो सम्मिलित प्रभाव जिस ग्रह के गुणों से मिलता था, तो उसका स्वामित्व उसी ग्रह को दे दिया। तो इस तरीके से उन्होंने बनाया है। तो ये जो तारे क्या हैं? तो तारा भी हर तारा एक सूर्य है मित्रों। अब हमारा जो सूर्य है वो हमारे सौरमंडल का तारा है, तो हमें बड़ा दिखता है, हमें ताप भी देता है। हम गर्मियों में 40-42 तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, हम परेशान होने लगते हैं। लेकिन हमारे सूर्य से हजारों गुना बड़े बड़े तारे इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। ये जितने आप रात में टिमटिमाते हुए आप देखते हैं, वो सब के सब उसमें ज़्यादातर क्या हैं? तारे हैं। तो वो हमारी पृथ्वी से हजारों प्रकाश वर्ष दूर हैं, इसलिए उनकी जो रोशनी है वो बहुत कम मात्रा में आ पाती है, वो हमें ताप नहीं दे पाते। लेकिन जब वो इकट्ठे हो जाते हैं बहुत सारे, तो उनका एक सम्मिलित प्रभाव निकलता है जो हमें प्रभाव डालता है। तो जितनी भी राशियां हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क से लेके और मीन राशि तक, ये सब तारों का ही एक समूह है। तो इसके बाद नक्षत्र आते हैं। 27 नक्षत्र हैं। तो 27 जो नक्षत्र हैं वो भी तारों का ही एक समूह, हर नक्षत्र एक तारों का समूह है। उनको हमारे ऋषि मुनियों ने ऑब्जर्व किया, ध्यान से देखा, और उनको भी उन्हीं गुणों के आधार पर उनके सम्मिलित प्रभाव से, जो सम्मिलित प्रभाव उनका निकल रहा है, क्योंकि बहुत से तारे जब मिलते हैं एक साथ तो उनके अलग अलग गुण होते हैं। तो मित्रों, यहाँ पे एक और चीज़ बताना ज़रूरी है कि ये जो पूरी ब्रह्मांड आप देख रहे हैं, तो परमपिता परमेश्वर ने इस पूरे ब्रह्मांड को 3 प्रकार के गुण दिए हैं, जो हमारे व्यक्तित्व में भी हैं, हर इंसान के व्यक्तित्व में, और हर वस्तु में, हर पदार्थ में वो गुण हैं। और वो गुण कौन सा है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये गुण भी कम और अधिक मात्रा में जिस हिसाब से होते हैं, तो उसी हिसाब से उन प्लैनेट का स्वभाव होता है, और उन प्लैनेट के प्रभाव से वही उनके गुण आदमी के, इंसान के व्यक्तित्व में आ जाते हैं। तो उदाहरण के तौर पे अगर आप देखेंगे तो सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी तीन प्रकार के जो ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में भी हैं, और उसी तरीके से वो तारे भी हैं, उनमें भी यही 3 गुण हैं। लेकिन अब उनका जब तारों के समूह की हम बात करते हैं, तो जो उनका सम्मिलित प्रभाव निकल के आता है, उसको हमारे मनीषी देखते हैं, और वो किस हमारे ग्रह से मैच कर रहा है, उसका स्वामित्व उस ग्रह को दे दिया जाता है। तो स्वामित्व ग्रह को देने का सिर्फ ये उद्देश्य है कि ग्रह जो है वो हमसे बहुत नज़दीक है, तारे बहुत दूर हैं। ग्रहों का प्रभाव हमारे ऊपर सबसे अधिक पड़ता है, इसलिए ग्रहों के प्रभाव में जो वृद्धि कर रहा है जो नक्षत्र या राशि,
तो उसको उसका मित्र मान लिया गया है, उसके मित्र की श्रेणी में रख लिया गया है, या उसको उसमें वो स्वराशि में जाके बैठ जाता है। तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। तो मित्रों, अब एक बारी को आप, जैसा मैंने पहले बताया था, आप ये मान लीजिए कि इस आकाश में न कोई ग्रह है, न कोई नक्षत्र, आकाश प्लेन है, और हमें वहाँ पे राशियाँ बनानी है। तो हम जब राशियाँ बनाएंगे तो 12 राशियाँ हम बनाएंगे। तो हम ये देखिए राशियों का निर्माण कर रहे हैं। तो ये बन गई आपकी 6 राशि एक तरफ बनाएंगे, 6 राशि एक तरफ बनाएंगे। तो ये हर जो खाना बन रहा है मित्रों, वो 30 डिग्री का है, ऐसा आपको मानना है, क्योंकि कंप्यूटर पे ना ठीक से रेखाएं खिंचती नहीं हैं। तो ये देखिए मैंने ये 12 बना दिया। अब इन 12 में सबको हम नाम देते हैं। जैसे ये मान लीजिए कि ये नंबर 1 है, मेष राशि है, ये जो है वृषभ राशि है, ये 3 नंबर मिथुन राशि, 4 कर्क राशि, ये है सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक, और ये धनु, और ये मकर, और ये कुंभ, और ये मीन। इस तरीके से ये राशियां बन गई। और राशियां जो बनी वो इस वजह से बन गई क्योंकि इसमें ये वो मेष राशि, मतलब मेष राशि का जो सितारों का समूह है वो यहाँ पे कहीं स्थित है। यहाँ से लेके और मान लीजिए कि ये यहाँ से लेके और यहाँ तक कहीं भी वो स्थित है। तो इस वजह से वो बन गया। अब मित्रों, हमने एक चीज़ तो कर लिया हमने, अब हम दूसरा चीज़ करते हैं। हमने राशियाँ तो बैठा ली, लेकिन अब क्या है, राशियों के बाद नंबर आता है किसका? नक्षत्रों का। तो जैसे एक राशि 30 डिग्री की बनी हुई है, एक राशि जो बनी हुई है वो बनी हुई है 30 डिग्री की, और नक्षत्र हैं 27। तो अगर हम 360 को, यानी कि पूरा एक गोले को डिवाइड करते हैं 27 को, तो एक नक्षत्र को 11.3 डिग्री मिलेगा। तो यानी कि वो एक नक्षत्र जो है, जैसे अब हम नक्षत्रों में इसको डिवाइड करेंगे, तो एक राशि ऐसे यहाँ पे डिवाइड होगी, यहाँ पे डिवाइड होगी, और फिर उसके बाद जो तीसरी राशि है वो यहाँ तक कहीं पे आ जाएगी, इस तरीके से। तो एक राशि में 2 राशियाँ तो पूरी आ जा रही हैं, एक जो है ऐसे आ जा रही है। इसी तरीके से हम डिवीजन करते करते 27 राशियाँ बना देंगे। तो हमारा पूरा का पूरा वो चक्र कंप्लीट हो जाएगा। तो अब जो ग्रहों का प्रभाव है, अब अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ, ये है मेष राशि। तो ये मेष राशि क्यों है? क्योंकि इसमें जो मंगल के कारकत्व हैं उसका प्रभाव है इस राशि में। तो मंगल के कारकत्व क्या क्या हैं? तो मंगल का कारकत्व है, जैसे मंगल यंग है, मंगल में बहुत अधिक उग्रता है, मंगल एक सेनानी है, मंगल लड़ाई झगड़े से नहीं डरता, मंगल शत्रुओं पर टूट पड़ता है, मंगल युवा है, और मंगल पुरुष है, और मंगल में जो सेक्स हार्मोन है वो पूरी तरह से उसकी खून में दौड़ रहे हैं। वो 20 से 25 साल का एकदम शक्तिशाली और मसल वाला एथलीट है। तो मंगल जो है वो हमेशा खतरे मोल लेने के लिए तैयार रहता है, और मंगल जो है
वो बहुत ज़्यादा सोचता विचारता नहीं। मंगल तमोगुणी है, मंगल बहुत ज़्यादा एथिक्स पे ध्यान नहीं देता, तो वो क्रूर ग्रह है, वो कुछ भी करता है। मंगल इमोशनलेस है, उसके अंदर कोई इमोशन नहीं है। इसलिए जब आपने अगर आप अध्ययन करेंगे तो जो बड़े बड़े तानाशाह हुए हैं उनके केंद्र में मंगल बली होकर बैठ गया है, और दूसरे जो सॉफ्ट प्लैनेट हैं उनका उनके ऊपर प्रभाव नहीं है। मंगल को जब फ्री हैंड मिल जाता है तो इस तरीके से हो जाता है। अब ये मंगल का प्रभाव है। तो अब अगर मान लीजिए कि ये अब मंगल अगर स्वयं ही यहां आके बैठ गया, ये मान लीजिए कि मंगल है, ये जो है मान लीजिए मंगल है, ठीक है, ये मंगल आके यहां पे स्वयं बैठ गया। तो जब ये स्वयं आके बैठ जाएगा तो आप उस तरीके से समझिए कि हमने यहाँ पे जो पेंट किया था गुलाबी रंग का, जब मंगल जैसे ही आया तो वो लाल हो गया, उसका प्रभाव और बढ़ गया। तो मंगल जब यहाँ आके बैठ गया तो ये और प्रभाव हो गया इस खाने का, और मंगल भी और बली हो गया क्योंकि उसको सेम राशि का समर्थन मिल गया। तो तो पहले ही उग्रता थी, उसके अंदर और उग्रता हो गई। और अगर मान लीजिए कि वो इसी तरीके के नक्षत्र में भी बैठ गया, तब क्या होगा? तब उसके इन गुणों की और ज़्यादा अधिकता उसके अंदर हो जाएगी। तो मित्रों, एक चीज़ आप समझिए, जब बैलेंस कोई चीज़ होती है ना तभी अच्छी होती है। अब अगर आप अपना घर लुटता देखते रहें और आपको गुस्सा भी ना आए, वो भी बात ठीक नहीं है। लेकिन आपको बात बात में इतनी गुस्सा आ जाए कि आप एकदम से किसी को जैसे ही कोई कुछ कहे आप एकदम उग्र होकर उसको उठा के पटक दीजिए, और इस तरीके का है एकदम हमेशा तैयार रहिए आप। तो ये भी चीज़ें, अतिवादी चीज़ें भी अच्छी नहीं होती हैं। तो यहाँ पे जब मंगल की ऐसी स्थिति हो जाती है तो मेष राशि में बैठने के बाद भी मंगल इंसान को, अगर ऐसे मंगल के ऊपर बृहस्पति की, शुक्र की या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है या प्रभाव में नहीं है, तो ऐसा मंगल जो है वो बहुत ही खतरनाक भी हो सकता है। अगर वो केंद्र में है या कहीं अपने ऐसी जगह पे है जहाँ वो बली होता है, तीसरे भाव में है या 6th हाउस में है, तो बहुत ही अधिक स्थिति खतरनाक हो सकती है। तो ये भी बात ठीक नहीं है। तो इसी तरीके से हमें चीज़ों को समझना होता है। अब एक चीज़ जो और समझने वाली है कि ग्रह जब उच्च के होते हैं तो आप देखते हैं ना कि अपनी राशि में नहीं बैठते, वो किसी और के राशि में बैठ के ही उच्च होते हैं उनकी। क्योंकि जैसे मैंने ये परिस्थिति बताई, तो इस परिस्थिति में तो स्थिति बहुत भयानक भी हो सकती है। अगर नक्षत्र भी वैसा ही मिल गया, राशि भी वैसे ही मिल गई, ग्रह भी वैसा ही मिल गया, तो अति सर्वत्र वर्जयित का जो फार्मूला है वो उसका वायोलेशन हो जाता है, तो स्थिति ज़्यादा भयानक हो जाती है। लेकिन जब ग्रह उच्च का होके बैठता है तो ऐसी स्थिति नहीं बनती, स्थिति थोड़ी अलग होती है। उदाहरण के तौर पे यही मंगल अगर मान लीजिए कि मकर राशि में बैठ गया, यही मंगल आके यहाँ पे बैठ गया, ये यहाँ पे बैठ गया मंगल, अब ये हो गया उच्च का, ठीक है ना। तो मंगल यहाँ पे जब उच्च का हो जाएगा, एक सर्टेन डिग्री पे ही परम उच्च का होता है, वो चीज़ें मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा बाद में, क्योंकि फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आपको मज़ा नहीं आएगा, वो किसी और जगह देख लेंगे। हम खाने वाइज ही बात कर लेते हैं। तो मंगल यहाँ पे मान लीजिए कि उच्च का हो गया। क्यों उच्च का होता है? शनि और मंगल में तो बहुत दोस्ती है नहीं, तो लेकिन फिर भी मंगल मकर राशि में उच्च क्यों होता है? क्योंकि इसकी शनि के जो कारकत्व क्या है, शनि का जो कारकत्व है हार्ड वर्क, वो आपकी एनर्जी को चैनलाइज कर देता है, वो एटम बम को न्यूक्लियर रिएक्टर के थ्रू गुजार देता है। अब एटम बम है ना, आप जैसे मान लीजिए कि गिरा दिया आपने एटम, एक साथ ही एक्सप्लोड हो गया, पूरा डिस्ट्रक्शन हो गया। लेकिन अगर आपने उसकी एनर्जी को चैनलाइज कर दिया
तो कितनी सारी ऊर्जा बिजली निकलती है। एक और उदाहरण आपको देता हूँ। आपने वो पुराने ज़माने में बल्ब देखा है ना, जिसमें एक तार लगता था, टंगस्टन की वायर लगती थी। तो वो वायर अगर हम बल्ब के अंदर लगा के उसमें से सारी हवा निकाल देते हैं, सारी हवा अगर हम निकाल देते हैं, तो वो बल्ब जो है वो जलता है और रोशनी देता है। लेकिन अगर उसमें हम हवा भर देंगे तो जैसे ही स्विच ऑन करेंगे भड़ाक, क्योंकि जल जाएगा। तो जो हवा है ना, वही है मेष राशि, और उसमें हमने मंगल को टंगस्टन का वायर के रूप में बैठा रखा है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन शनि अलग है। शनि क्या करता है? शनि पहले, जैसे घोड़ा है ना, तो सुबह आपने देखो घोड़े का दौड़ने का मन करता है, तो सुबह उसको पूरा फील्ड चाहिए दौड़ने के लिए, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर खूब दौड़ता हाँफ जाता। अगर नहीं जगह मिलेगी तो वह, मान लो कि आप छोटे से अहाते में ला के घोड़ा पाल लो, तो उसको दौड़ाओगे कहाँ? तो वो बेचारा गिर जाएगा, इधर उधर हाथ पैर टूटेगा उसका। तो वही चीज़ है। तो शनि जो है वो हार्ड वर्क करवाने के लिए आपको पूरा स्पेस देता है और उसके बाद जाके रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे मंगल को पूरा स्पेस मिलता है मेहनत करने का, अपना एग्रेशन दिखाने का, ताकत दिखाने का, उसकी एनर्जी चैनलाइज हो जाती है। तो इस प्रकार से रिजल्ट बहुत उत्तम आते हैं, इसीलिए कहते हैं उच्च का ग्रह तो अच्छा रिजल्ट देता है। तो मित्रों, आप देख रहे हैं कि जो चीज़ें हैं वो किस तरह से लॉजिक पे चलती हैं। ज्योतिष इलॉजिकल नहीं है, ज्योतिष जो है तार्किक है। ज्योतिष साइंस है, और इसमें बहुत अधिक अभी और भी शोध की जरूरत है। तो किस तरीके से आपको समझ में आ गया था नक्षत्र, राशि और ग्रह मिलके और अच्छा फल क्यों देते हैं, उसका क्या रीजन है। अब यहाँ पे यह भी समझना जरूरी है कि अगर मान लीजिए कि सूर्य जैसे है, अब सूर्य कुंडली के 10वें भाव में आके अगर बैठ गया तुला राशि में, तो क्या आप उसको कहेंगे कि एकदम खराब रिजल्ट देगा, जो सूर्य के कारकत्व के पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर सूर्य तुला राशि में 10वें भाव में बैठता है, तो उसे, उस जातक को अपने व्यक्तित्व से जो थोड़ा सा जो समझौता करना पड़ेगा, वो रहेगा हाई अथॉरिटी पे ही, उच्च पद पे ही रहेगा। हो सकता है किसी कंपनी का मालिक हो, किसी कंपनी का मैनेजर, बहुत बड़ा लेवल का मैनेजर हो, जनरल मैनेजर हो, डायरेक्टर हो, और उसे ऐसी परिस्थिति में काम करना पड़े कि जिसमें वो डिक्टेट नहीं कर पा रहा है। क्योंकि सूर्य के कारकत्व तो क्या है? सूर्य एक राजा है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस नहीं है। हालांकि सूर्य एक सात्विक ग्रह है, लेकिन वो राजा है, वो डिक्टेट करता है, उसे सुनना पसंद नहीं, उसका ईगो बहुत हाई रहता है। और उसका कमांडर कौन है? मंगल है। और मंगल ऐसा कमांडर है कि उसके कहो कि ये काम कर दो तो वो काम करके ही आएगा। तो सूर्य ऐसे लोगों को पसंद करता है, उसे हर काम करवाने को रिजल्ट ओरिएंटेड चाहिए होता है। काम बोला और काम हुआ। तो ईगो 7वें आसमान पर, मैं झुकूंगा नहीं। तो पहले ज़माने में ये सब चीज़ें बड़ी अच्छी मानी जाती थी। राजा महाराजा जो कहते थे कि फलाने ने घास की रोटी खाई, ये चीज़ें हुआ, बहुत सी ऐसी बातें हमें सुनने में आती है इतिहास में कि अब जैसे भीष्म पितामह जी का ले लीजिए, उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं आजीवन जो है वो ब्रह्मचारी रहूँगा। और कृष्ण भगवान का वहीं पे देख लीजिए, जब महाभारत की लड़ाई चल रही थी तो कृष्ण भगवान ने कहा मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो भीष्म पितामह ने कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आपसे शस्त्र उठवा लूंगा। तो क्या हुआ? भीष्म पितामह जी का मान रखने के लिए कृष्ण भगवान ने शस्त्र उठा भी लिया। उनको मारने के लिए वो दौड़ पड़े सुदर्शन चक्र लेके। फिर वो खड़े हो गए हाथ जोड़ के कि अब तो मैं तर जाऊंगा, अब आपके हाथों मृत्यु हो जाएगी। तब अचानक कृष्ण भगवान को याद आता है। तो भगवान ने तब जानबूझ को हमें बताने के लिए किया। बहुत ज़्यादा ईगो और बहुत ज़्यादा इस तरीके की प्रतिज्ञाएं, और वो अगर समाज के लिए और आपके खुद के लिए, आपके परिवार के लिए वो चीज़ें अगर सूट नहीं कर रही हैं, तो ऐसी प्रतिज्ञा और ऐसे ईगो का क्या करना है, अचार डालना है।
तो वही बात है। तो अगर सूर्य 10वें भाव में तुला राशि का है तो हो सकता है कि आपको ऐसी परिस्थिति में काम करना पड़े जो हायर अथॉरिटी पे रहते हुए भी आपको हाथ पैर जोड़ के और उस तरीके से काम करवाना पड़े। जैसे आज की डेट में अगर कोई मैनेजर भी है तो अपने वर्करों से अच्छे से बात करके प्यार से ही काम कर निकाल लेता है। उसको पता है कि भाई मालिक तो मैं ही हूँ या हायर अथॉरिटी तो मेरे पास ही है। अगर इसको थोड़ा सा ईगो मसाज करके और ये करके काम करना पड़ रहा है तो क्या दिक्कत। हालांकि वो नेचर नहीं है उसका, लेकिन उसने अपने आप में ये बदलाव करना पड़ा उसे परिस्थितियों के बस। तो इस तरीके से आप समझना चाहिए। तो कहाँ बैठा हुआ है ग्रह कि 10वां भाव जो है वो कैरियर का भाव। अगर वही तुला राशि का शुक्र जो है वो कहीं और बैठ जाए, चौथे भाव में बैठ जाता है या कहीं और बैठ जाता है तो उस फल ज़्यादा निगेटिव हो सकता है। लेकिन 10वां भाव में बैठ गया अगर, तो 10वां भाव में जब बैठा, 10वां भाव है ही कैरियर, पूरा जो आप काम कर्म क्षेत्र है, तो कर्म क्षेत्र में अगर बैठ गया तो निगेटिव फल नहीं देगा। तो इसी तरीके से मित्रों ज्योतिष को समझने की जरूरत है। तो अगर उच्च का भी ग्रह है मान लीजिए और उसको सही खाना नहीं मिला, सही खाने का रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, तो वो उच्च का हो के ही क्या करेगा, वो तो कुछ कर ही नहीं पाएगा क्योंकि उसको उसका फेवरेट जगह ही नहीं मिली काम करने की। अब मंगल को आप 7वें स्थान में ले जाके उच्च कर देंगे 7th हाउस में, तो वो मंगल परेशान हो जाएगा। और मंगल इसलिए परेशान हो जाएगा क्योंकि जो 7th हाउस है वो है पब्लिक डीलिंग का, जो हम डे टू डे बेसिस पे डील करते हैं, जो हम संबंध बनाते हैं, जो हम रिश्ते नाते निभाते हैं। मैरिज का भी इसीलिए उसी से कंसीडर किया जाता है कि वो जितने भी अलायंसेस हम करते हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो भी हम कमिटमेंट करते हैं, वो सबका 7th हाउस है। तो मंगल का तो वो फील्ड है नहीं। मंगल का फील्ड क्या है, वो 3rd हाउस में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, कर्म क्षेत्र है। 3rd हाउस में मंगल बैठ जाता है, बहुत अच्छा फल देता है। 10th हाउस में, 11th हाउस में, 10th हाउस में भी वो मंगल बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। तो उसको सही जगह भी तो मिलनी चाहिए। अब आप एक योद्धा को किचन में घुसा देंगे तो बेचारा क्या करेगा। तो इसी तरीके से हमें चीज़ों को लॉजिकल वे में समझने की आवश्यकता है मित्रों। तो मित्रों ज्योतिषी चर्चा ऐसी होती है ना कि मैं आपसे बात करता रह जाऊंगा और पूरे दिन भर मैं बोलता रहूंगा, एक के बाद एक कड़ियाँ जो हैं वो निकलती ही चली जाती हैं। और अभी मैंने बहुत सी चीज़ें, मेरा एक्सप्लेन करने का मन कर रहा था लेकिन मैंने जानबूझ के छोड़ दिया। मैं अगला वीडियो जो है बनाऊंगा उन सब के ऊपर, जिससे कि धीरे धीरे करके मेरा भी ज्ञान बढ़े और साथ में आप लोगों को भी, अगर आप लोगों को भी कुछ फ़ायदा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो अब है क्या कि जैसे अभी मैं चर्चा कर रहा था रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, तो उसका भी बहुत सारा एक्सप्लेनेशन है, लेकिन मैंने जानबूझ के उसको बहुत ज़्यादा एक्सपैंड नहीं किया क्योंकि समय का रिस्ट्रिक्शन होता है। 15-20 मिनट से ज़्यादा का वीडियो जब बन जाता है तो लोग देखते नहीं हैं, तो बीच में ही छोड़ देते हैं। तो इस वजह से इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। और मित्रों ज्योतिष जो है वो बहुत ही ज़्यादा शोध का विषय है। और अगर ये पूरा का पूरा समझिए कि समुंदर है और अगर एक गागर भी किसी ने भर ली तो बहुत बड़ा ज्ञानी मान लिया जाता है। अब आपको मैं बताऊं कि सूर्य सिद्धांत में एक श्लोक आता है जिसमें कहा गया है, सूर्यः पितामहो व्यासो वसिष्ठो त्रिपराशरः कश्यपो नारदो गार्गो मारीचि मनुरंगिरा लोमेशः पोलिसश्चैव च्यवनो यवनो भृगुः सौनकोष्टादशाश्चैते ज्योतिष शास्त्र प्रवर्तका। तो इसमें 18 ज्योतिषविदों के नाम लिए गए हैं, जिसमें 3-4 ही ज्योतिषविदों की पुस्तकें हमें उपलब्ध हैं और उनका भी काल नहीं पता कि किस काल में थे। आज से 5000 साल पहले थे या 10,000 साल पहले थे या 3000 साल पहले थे। अब इसमें मेन जो प्रमुख हैं वो कौन कौन है जिनकी पुस्तकें उपलब्ध हैं? बृहद पराशर होरा शास्त्र पराशर मुनि का है। इसके अलावा भृगु संहिता है भृगु मुनि का। इसके अलावा वराह मिहिर जी का साहित्य उपलब्ध है। तो इस तरीके से 3-4 लोगों के ही पूरे साहित्य उपलब्ध हैं, बाकी लोगों का साहित्य ही जो है वो नष्ट हो गया है। तो सोचिए कितना बड़ा मिसिंग लिंक है
जिनको कनेक्ट करने की आवश्यकता है। कितना विस्तृत जो ज्ञान है वो हमारे हाथ से निकल गया है। जो उपलब्ध किताबें हैं बस उन्हीं के सहारे आगे बढ़ के लोग कर रहे हैं। बहुत सी चीज़ें शुरुआत में नहीं थी जो बाद में जोड़ी गई। उसमें बहुत सी चर्चा जो आज के वीडियो में हम कर सकते थे, लेकिन मैं अगले वीडियो में करूंगा, जिसमें नीच भंग राजयोग है, विपरीत राजयोग कैसे बन जाता है। तो इस तरीके की चर्चाएं हम लोग आगे आने वाले वीडियो में करेंगे मित्रों। तो मित्रों, आपसे अनुरोध है कि अगर आप हमारा यह चैनल देखते हैं लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने मित्रों और शुभचिंतकों के साथ शेयर कीजिए। और अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बहुत जल्दी ही मैं एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित हो जाऊंगा। धन्यवाद।